Bismillahirrahmanirrahim. Myself Muhammad Bilal Raza, and today is my topic is ethics in business research. We will discuss on it. First, in this topic, we will discuss the what are ethics. It mean ethics होता क्या है. तो एथिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा बिहेवियर होता है दूसरों के साथ, कि हम उनके साथ किस तरह रिलेशन कैसे उनके साथ ट्रीट करते हैं. These are all things are in the category of ethics. So next we will move towards the main topic, ethics in business research. कि हमारा बिजनेस रिसर्च में एथिक्स क्या होगा. फर्स्टली यू कैन ऑल्सो सी द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. द गोल ऑफ एथिक्स इन रिसर्च इज़ टू इंश्योर दैट नो वन हार्म्ड और सफर्ड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम रिसर्च एक्टिविटीज़. कि अगर कोई भी आप रिसर्च एक्टिविटीज़ जब आप परफॉर्म करोगे ना, तो उसमें आप जो है किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना उनके लिए कोई पैदा करें, और किसी के लिए वो कोई हार्मफुल एक्ट ना हो उसके अंदर, ताकि किसी को उस चीज़ से आपकी रिसर्च से कोई मसला ना हो. तो बेसिकली ये एथिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो ये डेफिनेशन है ये आएगी, कि इसके ऊपर हम बात करेंगे आज. अच्छा, तो जिस तरह हमने ये एक चीज़ आपके सामने डेफिनेशन डिस्कस की, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कंसर्न पार्टीज़. बेसिकली जब भी हम रिसर्च करेंगे बिजनेस रिसर्च, तो हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें होंगी जिनका मेन कंसर्न होगा. नंबर 1 इज़ रिसर्चर. रिसर्चर वो है जो आप होंगे, मतलब किसी भी टॉपिक पे जो रिसर्च करेगा उसे रिसर्चर कहेंगे. रिस्पोंडेंट्स ऐसे लोग होंगे जिनसे हम रिसर्च कलेक्ट करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च की होगी उस चीज़ पे ऊपर, तो वो रिस्पोंडेंट्स आएंगे. और नंबर 3 क्लाइंट यूज़र. क्लाइंट यूज़र ये है कि जिसने हमें ये कहा है कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करें, या उसने हमें मतलब पे किया है, या जो भी है, मतलब वो जो हमारा क्लाइंट है जिसने हमें रिसर्च करने के लिए कहा है, वो हमारा क्लाइंट यूज़र आएगा. तो उसके बाद हमारे कुछ मेजर एरियाज़ हैं जो एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च में हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें नंबर 1 है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ रिसर्चर, सेकंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, एंड थर्ड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ क्लाइंट यूज़र, एंड फोर्थ वन वी विल डिस्कस ऑन इट टाइप्स ऑफ एथिकल मिसकंडक्ट इन रिसर्च. ओके फाइन. सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे मेजर एरियाज़ में आता है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रिसर्चर. इस टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रिसर्चर होगा, जो बंदा रिसर्च कर रहा है, उसके क्या राइट्स हैं और उसके क्या फ्रीज़ें हैं, और उसके वो क्या बिजनेस रिसर्च में उसके एथिकल कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं. तो इस पे हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म ऐसी चीज़ है कि जो भी हम, जैसे कि डेफिनेशन में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुडंट बी रिपीटेड, शुड रेफर टू ऑथर इफ कॉपीड. It means that if we are copying the if we copying the someone's data, so we should mention his or her name in our references. ये प्लेजरिज्म में ये चीज़ हमने देखनी है. अगर हम उसे कॉपी कर लेंगे और वो उसका रेफरेंस अपने खुद से हम उसको करेंगे कि हमने बनाया हुआ ये टॉपिक और हमने इसके ऊपर राइटिंग की हुई है, तो ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा. रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुडंट बी रिपीटेड. और जो लिटरेचर का रिव्यू है वो उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा. और आपने डेवलप अपने मॉडल्स खुद आपने डेवलप करने हैं ताकि आप प्लेजरिज्म में आपका ना आए. सेकेंडली इनकम्पिटेंसी. शुड बी क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस. इसमें ये आता है कि हमारा कम्पिटेंसी लेवल जो है वो मीट करे. जो एक्सपेक्टेशंस हमारी हैं उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि रिसर्चर जो भी रिसर्च करेगी उसका जो डाटा है उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए. ठीक हो गया. जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक वो मैच करना चाहिए. नंबर 3 आ रहा है इसमें, वायलेटिंग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. शुड बी अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ अ वायलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्मॉल इट इज़, लाइक यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड. कुछ हमारे पास जो रिसर्चर के पास जो होती हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह, यूज़र नेम, पासवर्ड, उसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने क्लाइंट से जो शेयर करना है, तो ये भी एथिक्स में शामिल होगा. ठीक हो गया. पुअर रिसर्च टीम वर्क. अगर रिसर्चर की जो पास टीम है वो अगर अच्छा काम नहीं करेगी, तो कॉमन उसके जो गोल्स हैं सारी टीम के कॉमन नहीं होंगे, तो वो एक अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएगी. तो इसमें एथिकल इश्यूज़ आ जाएंगे. और टू टेक्निकल. द रिसर्च प्रपोजल प्रोसेस रिसर्च एंड रिकमेंडेड शुड बी अडॉप्टेड टू मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग. जो भी हमने बात करनी है, जो भी हमारी रिसर्च हो, वो एक अंडरस्टैंड हो, उसमें समझ आए हर एक चीज़ क्लियरली वाजे, ना कि ये इशू हो उसमें
कि वो अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, मैनेजर्स अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, जो क्लाइंट है वो अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। सो इसलिए एथिकली ये हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट आता है, जो मेजर हमारे पास एरियाज़ में आ रहा था, सेकंड पॉइंट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रिस्पोंडेंट्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, रिस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम रिसर्च कलेक्ट करते हैं, तो उसमें उनकी भी हमें चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जिससे हमने रिसर्च कलेक्ट करनी है कि उसके साथ हमारा एक बिहेवियर, एथिकली वो चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये इसको मैनेज करना पड़ेगा हम लोगों को। फर्स्टली जिसमें इसमें आ रहा है ब्रेकिंग रिस्पोंडेंट्स कॉन्फिडेंशली, रिसर्चर एंड कंपनी शुड नो द कंसिक्वेंस ऑफ दिस वायलेशन। एवरीथिंग जो अभी उसके अंदर हमने डिस्कस करनी है, रिसर्च जिससे कलेक्ट कर रहे हैं, वो रिसर्चर के हमें पता, रिसर्चर उससे शेयर करेगा रिस्पोंडेंट से कि हम ये एक डाटा आपके लिए किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, ये कमर्शियली कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ उसको कमर्शियली बेनिफिट हो रहा है तो उसका ऑब्वियसली बात है रिस्पोंडेंट को भी उसका बेनिफिट होना चाहिए जिस तरह रिसर्चर को हो रहा है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड इट्स फाइंडिंग। Researcher should not try to improve right or wrong with the solution and he or she needs to present the facts as is where is। जो भी मतलब रिस्पोंडेंट के जो भी उसकी जो होंगी, जो भी बातें होंगी, उसको एज इट इज़ उसको प्लेस करनी पड़ेंगी रिसर्चर को, ताकि वो उसका जो ये ना हो कि उसको मिस इंटरप्रेट ना डाटा का कर दें और उसकी फाइंडिंग को, तो जिससे रिस्पोंडेंट के ऊपर इशू आ सकता है। उसके बाद रॉन्ग अप्रोच टू रिस्पोंडेंट्स, मतलब रॉन्ग अप्रोच टू रिस्पोंडेंट्स में हमारे पास ये आ गया कि अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो रिस्पोंडेंट को हमें हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी, कि उसके डूज़ एंड डोंट्स हमें बताने पड़ेंगे, हमने कौन सी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिस्पोंडेंट को हम कुछ बता रहे हैं और रिसर्च हम किसी और चीज़ पर कर रहे हैं, उससे हम इलीगल बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी एथिकली हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो हम तीसरे पॉइंट पर मूव करते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ क्लाइंट यूज़र। क्लाइंट यूज़र जैसे कि आपको मैंने बताया है, जिस तरह पहले ही बता दिया मैंने कि क्लाइंट यूज़र ऐसा यूज़र होता है जो जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ फर्स्ट पॉइंट इन दिस एथिक्स बिटवीन क्लाइंट एंड रिसर्चर। In this point we will discuss about that what is the ethics in client and researcher और client के अंदर जो ethically जो चीज़ें होनी चाहिए वो कौन सी हैं। check the proposal and after that he or she will go for research। ऑब्वियसली रिसर्चर को पहले क्लाइंट से प्रपोज़ल जो उसने देना है उसको कम सही अच्छे से क्लियरली चेक करना चाहिए, कि हमें ये तो पता चले रिसर्चर को कि इसको करना क्या है उसके अंदर, तो ताकि उसमें इशू ना आए कोई। इसलिए सेकंड पॉइंट बी पे हम मूव करें, ओपन रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड रिसर्चर, कि उसका जो रिलेशनशिप होना चाहिए क्लाइंट और रिसर्चर का वो बहुत ओपनली होना चाहिए, ताकि ये ना किया जाए कि रिसर्चर जो है वो क्लाइंट से अगर वो कम्युनिकेट करने की ज़रूरत आती है तो वो उससे सही कम्युनिकेट ना करे और उसका रिलेशनशिप जो है वैसा ओपनली ना हो, और ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो उससे कुछ चाहिए हो वो उससे सही इन्फॉर्मेशन ना ले। तो ये सारी जो है टॉपिक के रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए क्लाइंट को कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि उसका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ओपन नहीं होना चाहिए। सो सी नंबर पे आते हैं प्राइवेसी पे। प्राइवेसी ऑब्वियसली बात है कि जो क्लाइंट और रिसर्चर के दरमियान जो होगी बातें प्राइवेसी होंगी, जिस तरह उनका क्लाइंट का कोई डाटा होता है, प्राइवेट डाटा होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है, कोई बिज़नेस डाटा होता है, वो रिसर्चर का काम है कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी देखें कि उसका डाटा लीक ना करे। वो अगर उसका डाटा वो लीक करेगा तो इसलिए वो उसकी एथिकल इशू आएगा कि बीइंग अ रिसर्चर यू शुड मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट। तो आपको चाहिए कि रिसर्चर को कहीं चाहिए कि जो क्लाइंट की प्राइवेसी है ना उसको वो ओपन ना करे, ताकि ये एक एथिकल इशू बनेगा जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ बनेंगे आगे और मामला ख़राब होगा। सो कॉन्फिडेंशली एक कॉन्फिडेंशलिटी इसमें आता है पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशलिटी ऑफ द क्लाइंट। सो इसी तरह कॉन्फिडेंशलिटी को भी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है रिसर्चर को, ताकि एथिकली इश्यूज़ ना बने। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे 3 एरियाज़ मेजर एरियाज़ कवर हो चुके हैं। अब हम चौथा जो हमारे पास मेजर एरियाज़ में आ रहा था, टाइप्स ऑफ एथिकल मिसकंडक्ट इन रिसर्च। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसर्च में जो मिसकंडक्शन होती है, एथिकल मिसकंडक्शन होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फैब्रिकेशन आती है, फाल्सिफिकेशन आती है, इसी तरह एक दो और टाइप है जो नेक्स्ट हम स्लाइड्स में देखेंगे। फैब्रिकेशन हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है, मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग दैम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन भी आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताई है कि हमें जो मनगढ़ंत चीज़ें नहीं इसके अंदर ऐड ऑन करनी है,
ताकि ये ना हो कि रिसर्च जो हमें जो विदाउट एनी टाइप ऑफ रियलिटी एंड क्लियरिटी हम लोग ऐसी चीज़ें उसके अंदर डाल दें कि जो कि मतलब कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा ही ना हो, तो जिसकी वजह से डाटा ऐसा हम इनपुट कर दें उसके अंदर जिसका जो है रिजल्ट्स ऐसे पुट कर दें जिसकी जो रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। फैब्रिकेशन और फाल्सिफिकेशन मिलती जुलती ज़रूर हैं, लेकिन ये डिफरेंट है उससे। फाल्सिफिकेशन में बेसिकली हमारा पास आ जाता है मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल और चेंजिंग और ओमिटिंग डाटा और रिजल्ट सच दैट द रिसर्च इज़ नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द रिसर्च रिकॉर्ड। इसको मैनिपुलेट कर देना, चेंज कर देना, रिजल्ट को चेंज कर देना, डाटा को चेंज कर देना, रिसर्च मटेरियल को चेंज कर देना, जो हमारे पास रिसर्च है उसको चेंज कर देना, मतलब इसमें टोटली चेंजिंग कर देनी, जिस वजह से वो एक्यूरेटली जो रिप्रेजेंट ही ना हो, जो रिसर्च रिकॉर्ड का हिस्सा ही ना हो, वो हम उसको रिप्रेजेंट कर दें और उसमें चेंजिंग कर दें, तो ये फाल्सिफिकेशन में आएगा। अब इसलिए दिस इज़ अ मिसकंडक्टिविटी ऑफ द रिसर्च, तो ये भी एक एथिकली इशू आएगा। मिसकंडक्टिविटी के बिजनेस रिसर्च में भी इशू आएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी अगली स्लाइड पे। इसमें हमारे पास जो आ जाता है, इसके अंदर भी हमारे पास आ जाती है जिस तरह ये सी पॉइंट पे प्लेजरिज्म ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी एक एथिकल इशू है कि जो हमारे पास डाटा और प्रोसेस और रिजल्ट होंगे हमने उसे अप्रोप्रिएट लिखना है। ये नहीं कि उसमें मतलब कि सेम एज को उठा के वही चीज़ पुट कर दें, उसमें चेंजिंग करें। प्लेजरिज्म मुकम्मल यही कर दें कि रिसर्च किसी की हुई है और हम जो है ना उसको अपना नाम दे के तो उसका वो रिसर्च अपने आर्टिकल ये शो करें कि ये आर्टिकल हमने खुद लिखा हुआ है, तो ये प्लेजरिज्म में ये चीज़ आ जाएगी। Copyright a further issue affected by a legal consideration is copyright. Obviously, copyright is an intellectual property right that protects the owner of copyright from unauthorized copying. Most research publication, reports and book as well as raw data such as spreadsheets, interviews and transcripts are protected by copyright. जिस तरह ये हमारे पास सारा एक लिखा हुआ है, कॉपीराइट के ऊपर ये डिस्कस किया हुआ है कि ये भी एक एथिकल इशू है कि हमें कॉपीराइट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि सेम एज इट इज़ हम कॉपी ही ना कर दें अगली बंदे की चीज़। कॉपीराइट का इशू हमने देखना पड़ेगा कि इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कॉपीराइट ना हो जाए हमारा डाटा। अगर ये हमारा डाटा कॉपीराइट हो जाएगा तो वो रिसर्च किसी काम की भी नहीं रहेगी। वो ऑब्वियसली यही होगा कि ऑब्वियसली ये कॉपी किया हुआ डाटा है, तो सो इस चीज़ का हमने बिजनेस सर्च में ये एथिकल इशू आएगा, तो इसको हमने बड़ा इसका भी ख़ास याद रखना है। तो इसलिए एक और भी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। फॉर एम्प्लॉयड सच द फर्स्ट ऑनर ऑफ द कॉपीराइट इज़ यूजुअली द एम्प्लॉयर। However, many universities waive this right in relation to research data and publication and give it to the researcher. Some researchers use Creative Commons licenses, which allows the creator of works to waive some of their rights in order to allow their work to be used more freely. अब इसलिए ये सब कुछ पढ़ने का मतलब ये था कि आपको ज़रा समझा दूँ इसके ऊपर। अगर तो एक बंदा आपको इस चीज़ का कॉपीराइट दे देता है, लाइसेंस दे देता है, मतलब लेट्स सपोज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ। लेट्स सपोज ABC कोई भी रिसर्च है, वो कोई रिसर्च करता है, कोई अपना वो डाटा दे आपको देता है कि इसके ऊपर आप रिसर्च करें, और वो एज इट इज़ अपना डाटा आपको दे देता है। अगर आप उसको अपना डाटा करना चाहें, लेकिन अगर आप वो रिसर्चर अगर आपको खुद इस चीज़ के लिए वो लाइसेंस नहीं देता है, खुद इस चीज़ का करता नहीं है कि ये आप सेम एज इट इज़ ये अपने डाटा में ये चीज़ पुट कर सकते हो बेशक अपने हवाले से, तो फिर आपको कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। लेकिन ये अथेंटिसिटी होनी चाहिए लाइसेंस में, ठीक हो गया। वो अगर आपको खुद, लेकिन आप बगैर उसकी नोटिस में लाए हुए वो अपनी रिसर्च कहते हैं कि मैंने खुद ही लिखी हुई है, तो ये इशू बनेगा। सो वो आपको ये ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, जो कि आपकी रिसर्च को जो है ना वो काफ़ी उसका ड्रॉबैक होगा, ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स आएंगे, जिस तरह मैंने आपको एथिकल इश्यूज बताया, कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूँगा, 2 एग्जांपल रखूँगा, जिस वजह से मतलब कि जो एथिकल इशू जिसके अंदर आ रहा होगा। बांग्लादेश के अंदर एक सोप कंपनी थी जो एडवर्टाइज़ कर रही थी कि उनका जो सोप है वो 100% जो है ना फैट सोप से बनता है। 100% वेजिटेबल फैट सोप, मतलब उसके अंदर जो सोप फैट इस्तेमाल होता है ना सोप के अंदर, वो वेजिटेबल फ़ैट इस्तेमाल होता है, कि कोई किसी किस्म का एनिमल फ़ैट या केमिकल फ़ैट वगैरह नहीं यूज़ होता। लेकिन कुछ दिनों बाद ये प्रूव हुआ कि वो जो बोल रहे थे वो गलत था, एंड दे मतलब उसके ऊपर रिसर्च हुई, एंड दे लूज़ देयर मार्केट शेयर फॉर यूजिंग देयर अनएथिकल टाइटल, और जो उसकी वजह से उनको जो मार्केट शेयर है वो अपना लूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये अनएथिकल उन्होंने जो एक्ट किया था कि जो उनका रियलिटी थी वो 100% वेजिटेबल फ़ैट वो कह रहे थे, लेकिन अब उनके जो उसके अंदर ये नहीं था, मतलब एनिमल फ़ैट और केमिकल फ़ैट उनके अंदर पाया गया, जिस वजह से वो अपना मार्केट शेयर। तो मतलब ये है, जिस तरह मैंने कॉपीराइट और प्लेजरिज्म और इसके बारे में बात कर रहा था,
और ये सारा एथिकल जो आपके सामने एक फिनोमिना मैंने सामने रखा है, एथिक्स इन बिजनेस सच कि एथिकल इश्यूज आते हैं उसका हमें क्या ड्रॉबैक है। ये एक जो है ना बांग्लादेश के अंदर एक सॉफ्ट होप कंपनी थी जिसका एक एग्जांपल मैंने पुट इन किया इसके सामने अपनी स्लाइड्स के अंदर कि जिसके अंदर ये हमें पता चला है कि जो एक्ट अनएथिकल होता है उसका कितना ज़्यादा ड्रॉबैक हो सकता है। तो इसके ऊपर रिसर्च हुई, ये चीज़ निकली बाहर, उसको कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सेम ऐसे आपकी रिसर्च भी इसी तरह नुकसान हो सकता है। तो जिस तरह उन्होंने फिर डेट दे प्रोड्यूस 100% प्योर सोप इन रियलिटी डेट कैंट प्रूव देयर सोप इज़ प्योर, दिस इज़ अनएथिकल, गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट इट। तो ये एक एग्जांपल थी। अब मैं दूसरी एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास ये आ रहा है, एक स्टारशिप कंडेंस मिल्क एक कंपनी थी जो कि एडवर्टाइजमेंट में अपना ये लिखती थी कि हमारे पास जो मिल्क है ना, कंडेंस मिल्क, वो 100% मिल्क फैट से बनता है, ठीक है, मतलब 100% मिल्क यूज़ होता है। लेकिन बाद में रिसर्च हुई और वो उनके ऊपर वो उसकी वो उन्होंने जो एडवर्टाइज़ करते थे जिस बेस पे वो रॉन्ग हो गई। तो फिर इस वजह से उनका जो एक्चुअली जो वो यूज़ करते थे मिल्क, वो वेजिटेबल फैट से मतलब वो बनाते थे। लेकिन ये इस वजह से फिर वो उनके ऊपर ये रॉन्ग उनकी होगी रिसर्च में आ गया, जिस वजह से उनकी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक उनकी कंपनी को आया। तो ये जो वेरी इलीगल बिजनेस उनका जो हो गया एंड इट हार्म द हेल्थ ऑफ पीपल। अब इसलिए जब ये आप ऐसे एडवर्टाइज़ करके मार्केट में लेके आएंगे और ये कहेंगे कि हमारा 100% मिल्क प्योर दे रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स होगा, तो ऑब्वियसली जब ये लोग आपके एडवर्टाइज पे उसको बाय करेंगे तो वो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम करेगी। तो जो लोग उस लोग मिल्क को पीते थे उनकी हेल्थ को जो है ना वो हेल्थ को वो उनका मसला हुआ। तो ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को बैन करना चाहिए। तो ये मेरे पास एक सारा मैंने आपके सामने एक अपनी सारी एक टॉपिक को प्रेजेंट किया है, एथिक्स इन बिजनेस सच को सारा एक एक वर्ड के साथ एग्जाम मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस डिस्कशन and thanks to you. If you have any question you can comment on this video. Thank you so much.